हे एवरीवन, वेलकम टू जीएसएफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। जब से एडीओ का पेपर हुआ है, एडीओ के पेपर ने सबको शॉक दे दिया है। बिकॉज जो बीपीएससी ने ऑब्जेक्टिव पेपर में जो टर्न मारा है विच इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। एंड अगर हम और भी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है एंड सबसे ज़्यादा मुझे मैसेजेस एंड क्वेरीज आती है कि इस सब्जेक्ट को अब कैसे करना है। वेदर आई गो इन ऑफलाइन क्लासेज वेदर आई टेक इन ऑनलाइन क्लासेस, तो जो भी डाउट्स ज़्यादातर होते हैं वो होते हैं इसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, और वो सब्जेक्ट है साइंस। बिकॉज ना सिर्फ एईडीओ में बल्कि बीपीएससी का जो सीएससी एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम है, उसमें भी साइंस का वेटेज अच्छा खासा होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इधर के ही टाइम से अगर हम लोग देख लें ऑनवर्ड्स लाइक 60 to 62 बीपीएससी से साइंस का हमेशा अच्छा वेटेज रहा है। 30 से 35 क्वेश्चन हमेशा ही रहते हैं, तो इसीलिए साइंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स। और जब से ये पेपर हुआ है एईडीओ का, तब से सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न, सबसे ज़्यादा डर बच्चों को जो हो रहा है वो हो रहा है साइंस को लेकर। सो आई हैव हर्ड योर रिक्वेस्ट एंड आई एम गोइंग टू डिकोड द। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि एईडीओ के जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आई हैव जॉटेड डाउन लाइक अराउंड 20 to 22 क्वेश्चन। उसको क्वेश्चन को हम लोग डिकोड करेंगे एंड वेदर इट इज़ हैज़ बीन केम फ्रॉम। ठीक है, तो इसका सोर्स क्या है, क्योंकि अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल घटना चक्र पढ़ रहे थे, लूसेंट पढ़ रहे थे, एंड क्या उसको छोड़ देना चाहिए होलली या उसको भी लेके चलना चाहिए। एंड ये जो सोर्स है इसको फॉलो तो करना ही है, साथ साथ इसके साथ आप और भी क्या कर सकते हैं, इन सारे एक्सपेक्ट पे हम लोग आज बात करेंगे। होपफुली आप टिल द एंड तक वीडियो देखोगे और आपका जो भी कन्फ्यूज़न है साइंस से रिलेटेड वो आपका इसमें सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एंड देखिए, जब भी कोई ऐसा सब्जेक्ट किसी पेपर में इवन जो बीपीएससी लेती है ऐसा टर्न होता है, हार्ड हो जाता है, तो बहुत सारे न्यू सोर्सेज आ जाते हैं मार्केट में कि यहाँ से हुआ, वहाँ से हुआ, ये नहीं हुआ। उसमें अगर आपको चयन करना हो कि कौन सा सोर्स मुझे फॉलो करना चाहिए, तो गो विथ द ऑथेंटिक सोर्स। ऑथेंटिक इन द सेंस कि इट शुड बी, अगर वैसे सोर्स में जो कलेक्शन है आपके पास, जो लिस्ट है आपके पास, उस सोर्स में कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट खुद ऑथराइज़ करती है। मान लो गवर्नमेंट खुद नहीं ऑथराइज़ करती, बट वो सोर्स काफ़ी पुराना है, बहुत कन्वेंशनल स्टैंडर्ड सोर्स है, ज़्यादातर जो सेलेक्टेड होते हैं वो उसी को फॉलो करते हैं, देन ऑब्वियसली आई विल गो विद दैट सोर्स। इसके अलावा मान लो जो लिस्ट है आपके पास उसमें वो सोर्सेज नहीं है जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है या स्टैंडर्ड कन्वेंशनल सोर्सेज है, देन कम द पार्ट जहाँ पे आप पीवाईक्यू एनालिसिस से डिसाइड करो कि कौन सा कुछ सोर्स मुझे फॉलो करना चाहिए। ये मैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बोल रही हूँ कि मान लो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बीपीएससी ने उलट के पूछा, तो उसका सोर्स आपको 10-10 रिकमेंड कर दिया जाएगा लोगों के द्वारा, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। तो उसमें कैसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो मतलब अपना दिमाग लगाओ, अपना एनालिटिकल थिंकिंग लगाओ एंड गो बाय द कन्वेंशनल सोर्सेज। अगर वो नहीं है देन अपना एनालिटिकल थिंकिंग पीवाईक्यू एनालिसिस से अपना सेलेक्ट करो। ठीक है, सो इन दिस वीडियो आई एम स्टिकिंग विथ ओनली साइंस स्ट्रैटेजी, बिकॉज साइंस के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट है कि क्या करना चाहिए। एंड एडीओ का पेपर इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ गोना लाइक अ रोड मैप फॉर यू कि 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें एडीओ का पेपर इग्नोर नहीं करना चाहिए, इवन दो द एग्ज़ाम हैज़ बीन कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द अदर रीजन्स, बट जो क्वेश्चंस का पैटर्न है इट डिसाइड्स द मूड कि बीपीएससी किस मूड में है अभी चेंजेस को लेके। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि बदलते पैटर्न के अनुसार साइंस को कैसे पढ़ेंगे आप। बीपीएससी एडीओ के एग्ज़ाम में साइंस कहाँ से पूछे गए हैं, आई एम गोइंग टू शो यू विद द प्रूफ। पिछले 4 सालों में बीपीएससी प्रीलिम्स में साइंस के कौन कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो सारे जो टॉपिक्स हैं इट गोना हेल्प यू टू यूज़ दैट सोर्स इन अ मोर इफेक्टिव वे। ठीक है, वो जो सोर्स हम दे रहे हैं
उसमें आपके सारे टॉपिक्स तो रहेंगे ही, लेकिन ये कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, जो आपको एटलीस्ट उस सोर्स से तो कर लेना ही चाहिए, बिकॉज इससे बीपीएससी बार बार क्वेश्चंस पूछ रही है। तो आई एम गोइंग टू डिकोड द चैप्टर्स फॉर यू, सो आपको क्लैरिटी हो कि कौन कौन चैप्टर्स पे आपको फोकस करना चाहिए। आई एम गोइंग टू शो द नंबर्स एज वेल कि कौन सा चैप्टर से कौन सा कितना क्वेश्चन आया है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कि साइंस के लिए कौन सा बुक पढ़ें, ठीक है। ऑलराइट, तो हम इन पैरामीटर्स पे बात करेंगे एंड आई होप आप पूरी वीडियो देखिएगा, फिर उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा। इधर से मैं देख रही हूँ कि लोग वीडियो कम देखते हैं, अगर मैं कोई एक स्टेटमेंट बोलती हूँ उस पर वो कमेंट उठा के कर देते हैं। मैं उस स्टेटमेंट का आंसर भी उसी वीडियो में दे देती हूँ, बट उन्होंने पूरी वीडियो देखी नहीं है, वो स्टेटमेंट उन्होंने सुना, कमेंट कर दिया तुरंत। पहले पूरी वीडियो देख लीजिए, फिर अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी, एंड देन उसके बाद हम लोग एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें और भी एडीयू के क्वेश्चंस को हम लोग डिकोड करेंगे, सो दैट इट विल गिव यू बेटर क्लैरिटी इन द टर्म्स ऑफ द टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर फॉर द 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स, इन द टर्म्स ऑफ द सोर्सेज दैट यू नीड टू फॉलो फॉर द 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स। ऑलराइट, चलिए तो लेट्स स्टार्ट कि बीपीएससी एडीयू एग्ज़ाम में साइंस कहाँ से पूछे गए एंड प्रूफ। उससे पहले थोड़ा बदलते पैटर्न पे हम लोग फोकस करें। क्या है बदलता पैटर्न? चेंजिंग पैटर्न। चेंजिंग पैटर्न आपको बहुत ड्रास्टिक देखने को मिलेगा विथ कमिंग लाइक इवन इन द 69th एज वेल, इवन इन द 71st एज वेल। तो हमें बहुत चेंजेस देखने को मिला है। अगर मैं साइंस का बात करूँ, पहले वन लाइनर क्वेश्चंस आते थे ज़्यादातर, एंड एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर, लाइक फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी, तो वन लाइनर क्वेश्चन रहते थे, एंड जो बहुत ही लाइक मतलब साइंस इज़ वन ऑफ लाइक मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट में इसको बोला जाता था, ठीक है। अभी सिर्फ मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट में आपका हिस्ट्री और पॉलिटी रह गया है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं हिस्ट्री से ज़्यादातर मॉडर्न रहते हैं, मॉडर्न ज़्यादातर लोग अच्छे से पढ़ते हैं उसको, एंड मॉडर्न ऐसा भी नहीं है, बिकॉज व्हेन यू नो द क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट दैट हैपन यू आर एबल टू टेक द राइट आंसर मॉडर्न हिस्ट्री में। एंड पॉलिटी में उतना डीप नहीं जाके पूछता है, अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है डीप में भी, अगर मेंस के लिए अच्छे से पढ़ लिया है तो पॉलिटी भी हैंडल हो जाता है। तो नाउ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू ओनली 2 सेक्शन, हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए। पहले क्या था, साइंस भी मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता था, बट पैटर्न चेंज हो गया है। बीपीएससी अब साइंस के वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, रिपीटेटिव क्वेश्चन उठा के बार बार हर एग्ज़ाम में पूछती थी, अब वो नहीं कर रही है। तो ये बदलता पैटर्न है, ठीक है। इसमें आपको फार्मूलाज भी देखने को मिल रहे हैं, इसमें आपको ग्राफ भी देखने को मिल रहे हैं, इसमें आपको न्यूमेरिकल भी दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें जो टफनेस लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो गई है, डिफ़िकल्टी लेवल भी इंक्रीज़ कर दी गई है, एंड जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है वो तो हैं ही इसमें, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आ गए हैं इन द रीसेंट एग्जामिनेशन, जो कि साइंस का पहले जो क्वेश्चन था वो होता था स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये चेंजिंग पैटर्न है। तो ऑब्वियसली अगर पैटर्न चेंज हुआ है, बीपीएससी डेप्थ में जा रही है, बीपीएससी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ रही है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू चेंज आवर प्रिपरेशन ऑल्सो, राइट। अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंगली हमें अपने भी अप्रोच को चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो द चेंजिंग अप्रोच नीड टू बी डन इन द मोस्ट प्रैग्मेटिक वे, नॉट लाइक कि 10 सोर्सेज को लेके पढ़ लिया, एक क्वेश्चन वहाँ से लड़ गया, 2 क्वेश्चन वहाँ से लग गया, किसी के यहाँ से 5 क्वेश्चन लड़ गया तो उसके सोर्सेज को हम लोग पढ़ने लगे। स्टिक टू द कन्वेंशनल सोर्सेज, ऑथेंटिक सोर्सेज, इफ़ दैट सोर्सेज इज़ अवेलेबल। अगर नहीं है देन डू योर एनालिटिकल प्रैक्टिस, उससे पता चल जाएगा कौन सा सोर्स को फॉलो करना चाहिए। कोई आंख बंद करके मतलब कोई बोल देता है तो आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो आई एम शोइंग यू द सोर्स विद द ऑथेंटिसिटी एज वेल एज विद द प्रूफ। इसके बाद भी आई वुड से कि एक बार खुद से भी मिलान कर लेना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी एंड यू विल गेट टू नो कि अगर मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ इस सोर्स से तो मुझे कौन कौन पैरामीटर्स पे ध्यान देना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग अगर प्रीलिम्स के लिए कोई चैप्टर को पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, जो जो हाईलाइटेड वर्ड रहता है ना उसको बस अंडरलाइन कर लेते हैं, बट क्वेश्चंस आपको ऐसे भी हैं जिसमें थिंकिंग चाहिए, जिसमें थोड़ा सा आपका कंसेप्ट चाहिए, तभी वो क्वेश्चन बनेगा, इवन इफ़ यू रेड दैट चैप्टर। ठीक है, चलो अब बदलते पैटर्न में बीपीएससी के साइंस को कैसे पढ़ें। बहुत लोगों को ऑब्वियसली पता है कि बीपीएससी में जो एईडीयू का जो पेपर है उसमें कहाँ से क्वेश्चन आए, वो प्योरली एनसीईआरटी से आए हैं, प्योरली। एंड शुरू से भी जो भी 17वीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने साइंस के लिए जो मेंटरशिप बैच हम लोग चलाते हैं, साइंस के लिए एनसीईआरटी हमेशा रिकमेंड की है, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी हमेशा फॉलो करवाई है इन द मेंटरशिप बैच। ठीक है, तो ज्योग्राफी और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमने बोला है कि प्लीज़ एनसीईआरटी कवर कीजिए। एनसीईआरटी के हमने कंपाइंड नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज हमने कराया है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक। ठीक है, वो अलग बात है कि क्लास 11 और 12 का भी पूछ लिया गया है। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा चेंजेस होता है तो देन वी विल डेफिनेटली मतलब इंक्लूड दैट एज वेल इन आवर मेंटरशिप, और आप भी अपने अप्रोच में उसको इंक्लूड करोगे, बट उसको भी इंक्लूड करने का तरीका है जो मैं आगे बताऊंगी। ऐसा नहीं कि पूरा क्लास 11th और 12th पढ़ना, इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर द नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, इवन फॉर द साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट जिन्होंने 10वीं तक साइंस पढ़ा। 11-12 का साइंस इज़ नॉट ईजी यार, वो उसको पढ़ने के लिए टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ चाहिए और थोड़ा सा मतलब आपको चाहिए, एक टीचर की हेल्प चाहिए होगी। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि साइंस के 11 और क्लास 12 को भी मतलब ऐसे नहीं कि पूरा बुक पढ़ना है, उसके लिए भी क्या करना है आई विल शो यू। ठीक है, साइंस सोर्स। अब देखो पहला क्वेश्चन देखो, इन प्लांट्स वाटर इज मेनली ट्रांसपोर्टेड थ्रू विच टिश्यू। ठीक है, अब ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ये ज़्यादा कुछ हार्ड टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ये आप अपना जो सोर्सेज पढ़ते हो ना, घटना चक्र, लूसेंट, उसमें भी ये है। बट अगर इसमें साइंस अगर अच्छे से पढ़ते, क्योंकि जाइलम, फोलम और ये सारे जो प्लांट से रिलेटेड ये एक ही क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे अलग अलग फेजेस में। तो बीपीएससी क्या ये आपको हिंट दे रही है, दिस इज़ द थीम, दिस इज़ द चैप्टर यू शुड फोकस अपॉन। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, जाइलम टिश्यू वाटर कंडक्टिंग चैनल होता है, वाटर कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, किस टिश्यू से, तो जाइलम टिश्यू से। ठीक है, अगर आपने साइंस का एनसीईआरटी पढ़ा होता, एंड दिस इज़ फ्रॉम क्लास 10th, मैंने यहाँ पे बता भी दिया आपको, क्लास 10th का एनसीईआरटी है, चैप्टर इज़ लाइफ प्रोसेसेस। अगर उसमें पढ़ा होता तो आपको ये चारों टर्म्स पता होते। ठीक है, जाइलम क्या होता है, रूट से अपवर्ड अपने वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। फोलियम क्या होता है, शुगर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। कॉर्टेक्स क्या होता है, स्टोरेज और सपोर्ट के लिए होता है। एंड कैम्बियम क्या होता है, लेयर होता है जो जाइलम और फोइलम के बीच में होता है, और ये होता है उसका इनर टू आउटवर्ड लेयर्स। सबसे अंदर जाइलम होगा, फिर उसके बाद कैम्बियम होगा, फिर उसके बाद फोइलम होगा, एंड फिर कॉर्टेक्स होगा। और ये क्लास 10 के चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस में क्वेश्चन मतलब दिया हुआ है। इवन आपने नहीं पढ़ा है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट अगर आप नीचे जाओगे तो यू विल गेट टू सी कि इसी टॉपिक से, इसी चैप्टर से और क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हेयर द सिग्निफिकेंस ऑफ एनसीईआरटी कम्स। ठीक है, हमने शुरू से बोला है प्लीज़ क्लास 6 टू क्लास 10th कर लो, एंड क्लास 11th और 12th का कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो बायोलॉजी के जो चैप्टर है उसको कर लेना है। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन हमें देखने को मिले हैं क्लास 11th और 12th के, लेकिन उसको भी पढ़ने का एक तरीका है, और क्या हमें उसको पढ़ना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। और ये क्वेश्चन क्लास 10 का एनसीईआरटी, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें आप जब अंदर भी पढ़ोगे, चैप्टर में भी पढ़ोगे, तो आपको एप्लीकेशंस एक जगह दिखेंगे, एज वेल एज एक्सरसाइज में जाओगे तो क्वेश्चंस एप्लीकेशन पे बेस्ड है, विच इज़ वेरी इजी। एंड आपने अगर लूसेंट और घटना चक्र भी पढ़ा होगा तो ये आपने कवर किया होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी टाइप का क्वेश्चन है, बट इसका डायरेक्ट सोर्स आप एनसीईआरटी से कर सकते थे, दूसरा चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। चलो नेक्स्ट आते हैं। ये आया है कि विट इज़ द प्राइमरी पिगमेंट इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन है, ज़ैंथोफाइल है। ठीक है, अब ए और बी में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, बिकॉज दोनों ही पिगमेंट हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, बट क्लोरोफिल ए इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट। और यहाँ पे क्लोरोफिल ए का डिक्लेरेशन क्लास 11th के बायोलॉजी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में है, एज वेल एज क्लास 9th के भी
बायोलॉजी में आपको ये मिल जाएगा चैप्टर, जिसमें ये जो भी मेंशन है क्लोरोफिल ए और बी दोनों का जिक्र किया हुआ है। कैरोटीन यू नो कि कलर पिगमेंट होता है जो कैरेट्स वगैरह में पाया जाता है, एंड ऑल्सो द जैंथोफिल इज ऑल्सो लाइक दैट ओनली। ठीक है, तो ये भी है, ये भी आपने घटना चक्र और लूसेंट से किया होता है। बट अगर साइंस को, एक ही सोर्स को मैं लेके चल रही हूँ, अगर साइंस का एनसीईआरटी आपने फॉलो किया होता तो ये भी आपके लिए ईजी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इट इज द ट्रांसपिरेशन एसेंट ऑफ सैप और ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर्स इन द रूट। अब ये जो क्वेश्चन है ना, आपको ये घटना चक्र में मिलेगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कहीं मेंशन नहीं है, ना आपको लूसेंट में मिलेगा। ये जो जनरल साइंस वाली जो है, ये प्योरली एनसीईआरटी का पार्ट है, क्लास 10th की लाइव प्रोसेसेस ट्रांसपिरेशन। जब वहाँ पे ट्रांसपिरेशन पढ़ोगे तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का जिक्र मिलेगा वहाँ पे, एज वेल एज इट हेल्प इन द एसेंट ऑफ सेप, मतलब पानी को खिंचाव में ये हेल्प करती है। तो ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन हेल्प करती है आपको। बट ऑस्मोटिक प्रेशर्स इन द रूट से जो सॉइल से पानी एब्जॉर्व करती है, उसके ऑस्मोटिक प्रेशर्स इंक्रीज करती है? ऑब्वियसली नहीं करेगी, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो नीचे के ऑस्मोटिक प्रेशर को थोड़ा बहुत डिक्रीज कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, और ये आपका एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, तो ये ना आपका लूसेंट से होता, ना घटना चक्र से होता। बट ट्रांसपिरेशन आपने प्रोसेस पढ़ रखा है, बट ट्रांसपिरेशन हमने थोड़ा सा पढ़ लिया कि कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, ये चीज़ हमने पढ़ ली। लेकिन उसमें और भी प्रोसेस क्या इन्वॉल्व होता है, सॉइल से रूट्स कैसे वाटर एब्जॉर्ब करती है, न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्ब करती है, उसके मेथड को क्या बोलते हैं वो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये साइंस से होता, एनसीईआरटी से होता है आपका। कमिंग टू जो मैं बोल रही थी ना, जो पैटर्न चेंज हुआ है, तो फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, थर्मोडायनेमिक्स का है। थर्मोडायनेमिक्स से आप देखोगे ना कि ज़्यादातर बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है थर्मोडायनेमिक्स से, जो थ्योरी से रिलेटेड हो गया, टेम्परेचर वेरिएशन से रिलेटेड हो गया, उससे क्वेश्चन पूछती है। तो यही सोच के कि ये जो टॉपिक है ये हाईलाइटेड टॉपिक है जिस पर बीपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है, तो उसका क्लास 11th का फिजिक्स को अगर एक बार बस गो थ्रू कर लेते तो बन जाता। साथ ही साथ जो यूनिट एंड मेजरमेंट वाला जो घटना चक्र का जो बुक है, उसमें प्रेशर एंड वॉल्यूम से रिलेटेड एक फॉर्मूला डाला हुआ है वर्क को निकालने का। ठीक है, तो उससे भी आप एक बना सकते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आता है कि एक ग्राफ दे देता है, बोलता है ये क्या होगा, तो ज़्यादातर लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं, पेरीमीटर वगैरह निकाल लेते हैं। तो अगर हम इसका एरिया भी निकाल लें, एरिया क्या होता है, 1/2 × 2 मतलब बेस इंटू हाइट, यही होता है ना ट्रायंगल का एरिया। अब इसमें बेस क्या है बताओ, 2v है, और हाइट आपका क्या है 3p है। 2v कट गया, 3pv आ गया, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस आप देख रहे हो, यहाँ पे टॉपिक का भी सिग्निफिकेंस है एज वेल एज एनसीईआरटी का भी सिग्निफिकेंस है। तो हमें क्लास 11th और 12th में सब टॉपिक नहीं करना, बट वो चुनिंदा टॉपिक को एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना है जो बीपीएससी बार बार हिट करती है। आई एम गोइंग टू शो द टॉपिक्स एज वेल। नेक्स्ट आओ, अब ये जो क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सट्रीम पोजीशंस, वेलोसिटी, इसके बारे में पूछी गई है। एंड हार्मोनिक मोशन में अगर हम लोग देखें तो ये जो मोशन होता है ज़्यादातर सिंपल पेंडुलम का ऐसा ही मोशन होता है। तो हम लोग सिंपल पेंडुलम तो पढ़ते हैं कि उसका काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ होता है, मैक्सिमम कहाँ होता है, उसी को यहाँ पे दिमाग में लगा लेना चाहिए था। अगर आप इसका पढ़ते थोड़ा बहुत और ये ग्राफ को थोड़ा बहुत ध्यान में रखते, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। बस इस ग्राफ को ध्यान में रखो। फॉर एग्जांपल ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा हाइट जुड़ी होती है, एक डिस्प्लेसमेंट जुड़ा होता है। तो इस डिस्प्लेसमेंट से यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, कहाँ पे ज़्यादा है, एक्सट्रीम पे ज़्यादा है, एंड जो मिड है यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वहाँ पे 0 हो गया है। तो ऑब्वियसली जो हार्मोनिक एनर्जी की जो पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन पे है, अधिकतम है, तो ऑब्वियसली ये सही है। चरम स्थितियों में कण का वेग वेलोसिटी अधिकतम कहाँ होता है, तो चरम स्थितियों में कण का वेग वेलोसिटी होता है, चरम स्थितियों, ओके, चरम स्थितियों मतलब एक्सट्रीम पोजीशन। तो अगेन एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी की बात की है। एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर हम लोग वेलोसिटी देखें तो 0 है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे इसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो अगर ये ग्राफ ध्यान में रहता तो वो बन जाता, या तो अगर आप इसको इंटरलिंक कर पाते पेंडुलम के मूवमेंट से तब भी ये क्वेश्चन बन सकता था आपसे।
तो अब नहीं है कि बस एक नोट्स मिल गया, उसको एक लाइन बाय लाइन पढ़ लिया, रट लिया कि इसका यूनिट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नहीं बनेगा आपको उससे क्वेश्चन। अब थोड़ा सा आपको अपना भी स्टैंडर्ड बढ़ाना होगा पढ़ने का, क्योंकि बीपीएससी अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रही है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लाइकोलाइसिस करेक्ट। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लूकोज को तोड़ने का जो मेथड होता है उसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, और ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। चैप्टर 6 क्लास 10 का एनसीईआरटी लाइव प्रोसेसेस, टॉपिक रेस्पिरेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एंड ये आप सेल भी पढ़ोगे ना, तो जब उसमें साइटोप्लाज्म पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आपको ये प्रोसेस का नाम नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन आपको इसका फंक्शन ज़रूर लिखा होगा, तो उससे इसको लिंक कर सकते थे, लेकिन ये आपको इस प्रोसेस के बारे में मेंशन नहीं होगा। अगर हम आगे देखें तो ये वाला जो रिएक्शन एक दिया हुआ, ये है चैप्टर क्लास 11 की केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स में ये वाला जो है। और ये जो है ये आप घटना चक्र लूसेंट में भी देखोगे, वाटर गैस रिएक्शन, और भी अलग अलग गैसेज हैं, वाटर गैस होता है, इवन मुझे अभी ध्यान नहीं हो रहा, बहुत सारे ऐसे गैसेस होते हैं जो कॉम्बिनेशन अलग अलग होते हैं। तो जैसे ये CO + H2 बनाता है, तो बेसिकली इट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द H2, बट उसके साथ CO भी रिलीज होता है, इसको बोलते हैं वाटर गैस रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ से भी अगेन इसे इट इज़ लिंक्ड विद द एनसीईआरटी। देखो, पढ़ने का तो बहुत सोर्सेज पढ़ सकते हो, बट एक सोर्स से आपका सब क्वेश्चन हैंडल हो रहा है, तो फिर मैं उस सोर्स पे क्यों नहीं रिलाई करूँ? वो सोर्स ऑथेंटिक है, वो सोर्स गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, वो सोर्स कन्वेंशनल भी है, ये तीनों फैक्टर को जस्टिफाई करती है वो सोर्स, तो मैं 10 सोर्सेज क्यों पढ़ूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है। इवन इफ इट इज़ बीन आस्क्ड, आई वुड नॉट से कि आप जाकर गॉस लॉ पढ़ो। गॉस लॉ 11-12 में जो लेते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री, वो पढ़ते हैं, फिजिक्स जो लेते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको ये पढ़ना चाहिए, बट आई एम शोइंग विद द डिफरेंस कि कहाँ से ये पूछा गया है। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में इन्होंने बात की है। मैग्नेटोस्टैटिक्स ऑब्वियसली यू नो कि मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है, और ये एरिया के ऊपर इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड B से डिफाइन करते हैं, और एक सरफेस लेवल पे इसको दिखा, तो सरफेस लेवल पे जो चेंजेस है उसका ले लिया और मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, तो ऑब्वियसली ठीक है ये। उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड उसका सरफेस लेवल पे चेंजेस, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक मोनोपोल्स अस्तित्व में नहीं होते। यहाँ से ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमेशा मैग्नेट में 2 पोल होंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो हमेशा दोनों साथ में एग्जिस्ट करेंगे। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि नॉर्थ ही है या साउथ ही है सिर्फ, ठीक है, दोनों साथ में एग्जिस्ट करेंगे। तो ये वाला जो पहला जो पॉइंट है इसमें वो सही है। जबकि जो इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स है वो अस्तित्व में अलग अलग होते हैं। यस, आपको पॉजिटिव चार्ज आयन मिलेगा, निगेटिव चार्ज आयन अलग अलग मिलेगा, तो ये अस्तित्व है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ये है गॉस लॉ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में गॉस लॉ बातें करता है। चलिए अगेन एनसीईआरटी। अब ये देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये आपको नहीं मिलेगा, ना घटना चक्र में मिलेगा, ना लूसेंट में मिलेगा, ना कोई नोट्स में मिलेगा आपको। ये एकदम डायरेक्ट लाइन टू लाइन उठा के क्वेश्चन में पूछ दिया है, लाइन टू लाइन उठा के, इनर्शिया नॉन इनर्शिया फ्रेम के बारे में, ठीक है, डायरेक्ट है। क्लास 11th फिजिक्स एनसीईआरटी। चलो नेक्स्ट। अब ये 2 प्रोटोनों के बीच में जो अलग अलग फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसका क्या वेरिएशन रहेगा, ये भी डायरेक्ट पूछा है क्वेश्चन आपसे। यहीं पे दिया हुआ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, बस यहीं से निकाल दो, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया विद्युत चुंबकीय, ग्रेविटेशनल गुरुत्व कंशनीय और नाभिकीय, ये वाला हो गया आंसर आपका। डायरेक्ट क्वेश्चन है, लाइन टू लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मतलब एक अंतरिक्ष यान से दूसरे अंतरिक्ष यान में लाइट सिग्नल और एक साउंड चिल्लाता हुआ सिग्नल उन्होंने भेजा, और ऑब्वियसली प्रकाश पहुंच जाएगा लेकिन ध्वनि नहीं पहुंचेगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, लूसेंट है, घटना चक्र सबसे हो जाएगा, बट एनसीईआरटी से भी हो जाता, और एनसीईआरटी से बाकी क्वेश्चन भी हो जाते, तो स्टिक टू एनसीईआरटी। नेक्स्ट चलो,
अब ये पूछा है v1 जो है v1 की गति से, वेलोसिटी की गति से जो डिस्टेंस है x उसको कवर किया गया, एंड देन v2 की गति से फिर से वही डिस्टेंस x को कवर किया गया। तो बहुत लोग ये मार के आ गए होंगे कि एवरेज निकालना है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है, बट दिस इज़ नॉट द केस। यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस को निकालने के लिए टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी करते हैं, उससे भी आप इसको निकाल सकते थे, तो आपका आंसर ये आता। और ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये ना सिर्फ क्लास 11th में, क्लास 9th में भी आपको मिलेगा, ठीक है, क्लास 9th में भी ये टॉपिक आपको मिलेगा जिसमें मोमेंटम इनर्शिया है, वहाँ से भी आप इसको कर सकते थे। कमिंग टू द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, ये क्लास 11 के एनसीईआरटी से पूछा गया है, स्टेट्स ऑफ मैटर। और इसमें सुपर क्रिटिकल फ्यूल क्या होता है, जो उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से उसको ज़्यादा हीट कर देते हैं, तो सुपर क्रिटिकल फ्यूल होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। अब ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, क्लास 12 के केमिस्ट्री में बायो मॉलिक्यूल्स का टॉपिक है, एंड इवन आपको क्लास 10th में भी ये आपको मिलेगा। अब इसमें आप जब देखोगे तो ये देखो, जो ये बॉन्डिंग होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो हमेशा कार्बन से ही रहती है, एंड कार्बन अपने आप को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के साथ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स पढ़ोगे वो हाइड्रोजन के साथ वो फॉर्मेशन करता है। तो जहाँ पे आपको कोई एलिमेंट नहीं दिखा मिल रहा है वहाँ कार्बन समझ लेना। बाकी देखो NH है, NH है, O है डबल बॉन्ड, O है डबल बॉन्ड, क्या है, यूरासिल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगेन एनसीईआरटी क्लास 12 बायोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट देखो हेमोग्लोबिन, अगेन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, घटना चक्र लूसेंट वगैरह सबसे बनता, बट एनसीईआरटी से भी बनेगा एंड बाकी के क्वेश्चन भी बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फादर ऑफ जेनेटिक्स, अगेन वेरी सिंपल, बट ये क्लास 10th का एनसीईआरटी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर 9 से भी पूछा गया है, यहाँ से भी आपका बन जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोइलम, मैंने बोला ना जो जाइलम फोइलम वाला जो क्वेश्चन है, अगेन यहाँ पे भी पूछा गया। यहाँ पे ऑस्मेटिक प्रेशर के बारे में बात की है, ऑस्मेटिक प्रेशर ना आपको लूसेंट में मिलेगा ना घटना चक्र में मिलेगा, बट यहाँ आपको ज़रूर मिलेगा। अब भले जो घटना चक्र आएगा उसमें अब ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड रहेंगे, बट आई एम सेइंग कि इस बार तो ऑस्मेटिक प्रेशर पूछ दिया, अगली बार कोई एनसीईआरटी का कोई दूसरा प्रोसेस पूछ देगा, तब तो घटना चक्र में नहीं रहेगा। देन आई एम सेइंग कि स्टिक टू द कन्वेंशनल सोर्स, दैट इज एनसीईआरटी। नेक्स्ट आ जाओ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा, अगेन आपको ये कोई भी सोर्स में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में मिलेगा। किसने दिया है, सिंगर एंड निकोलसन, चैप्टर 8 क्लास 11 बायोलॉजी, द यूनिट ऑफ लाइफ। कमिंग टू दिस, अगेन ये जेनेटिक्स से रिलेटेड है, मेंडल ने जो पीस के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे क्वेश्चन है रिलेटेड, अगेन एनसीईआरटी से ये पूछा गया है। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन दैट वी हैव ड्रॉन, कि साइंस के लिए ऑफलाइन में भी मेरे से बहुत बच्चे ने पूछा कि सिर्फ एनसीईआरटी से होगा, तो आई वुड से कि एनसीईआरटी से ही होगा। तो एनसीईआरटी को करो, क्योंकि एनसीईआरटी से आपने जो घटना चक्र, जो अदर लूसेंट कोई सोर्सेज या कोई अदर पीडीएफ फॉलो कर रहे हो रैंडमली, वो सब का कंपाइलेशन आपका एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी ही फॉलो कर रही है बीपीएससी, लाइन टू लाइन दे रही है, ठीक है। एंड जस्ट टू प्रोवाइड यू द सम एक्स्ट्रा कंटेंट कि हाँ कुछ एनसीईआरटी के अलावा भी कर लो, तो एनसीईआरटी कर रहे हो ना, साथ साथ आई वुड से घटना चक्र क्या है, घटना चक्र मैं थ्योरी वाला नहीं बोलती, मैं बोलती हूँ पीवाईक्यू कंपाइलेशन वाला, जिसमें आपका बीपीएससी के साथ साथ बाकी स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरपीएससी, ठीक है, यूपीएससी, सब के कंपाइलेशंस रहते हैं। तो इट इज़ लाइक कि आप सारे जगह के आपने पढ़ लिया है साइंस, एंड साइंस इज़ नॉट समथिंग जो स्पेसिफिक है यूपी का, एमपी का। साइंस तो साइंस है भाई, वो तो इन जनरल सबके लिए सेम है। तो साइंस के क्वेश्चन यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिस फ्रॉम द अदर स्टेट पीसीएस एज वेल। तो घटना चक्र भी साथ साथ कर लो, एनसीईआरटी और घटना चक्र को साथ में रखो, उसके अलावा आई डोंट थिंक आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अगर ये दोनों कर लिया है देन गो फॉर द लूसेंट, वो भी एकदम एंड टू एंड नहीं पढ़ना है, इसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। एंड द क्लासेस जो आपको कवर करनी है वो है क्लास 6 to 10 तो कम्प्लीटली करना है। 11 and 12 के लिए जो मैं टॉपिक्स अभी आपको नीचे बताऊंगी एटलीस्ट उतना गो थ्रू कर लेना, एंड थोड़ा पैटर्न आपको पता चला होगा कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफ वाला कुछ क्वेश्चन, ये सबको एक जगह नोट डाउन करते जाओ,
एक नोटबुक बना लो क्लास 11th और 12th का। क्लास 6 to 10 तो बहुत इजी डुएबल होता है इवन फॉर द नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, लेकिन नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए क्लास 11 और 12 बहुत टफ हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्लास 11th और 12 का एक बार गो थ्रू कर लो, और एक बार गो थ्रू करने के बाद उसके कुछ जो इम्पॉर्टेंट आपको फैक्ट्स लग रहे हैं, फार्मूलाज लग रहे हैं, उसको एक जगह लिखते जाओ, ताकि आपको क्लास 11th और 12th के बुक को बार बार नहीं देखना पड़ेगा। इस बार जो हमने प्रीलिम्स का टेस्ट भी लिया था 72nd का जो अभी चल रहा है टेस्ट सीरीज़, और जो संकल्प बैच में चल रहा है, उसमें हमने स्पेसिफिकली डाला है ADU के पेपर के पहले हुआ है साइंस का पेपर, और हमने क्लास 11th एंड 12th के क्वेश्चन डाले हैं उसमें। सो दिस इज़ हाउ द BPSC इज़ चेंजिंग। वी हैवेंट प्रेडिक्टेड, या हमें कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं, बस हमने सोचा कि हम लोग डालते हैं जस्ट टू गिव देम शॉक, कि ऐसा शॉक आएगा तो BPSC में इसको किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, तो आई एम जस्ट सेइंग कि स्टिक टू द कन्वेंशनल ऑथेंटिक सोर्सेज इंस्टेड ऑफ मॉन्गरिंग ओवर द 10 और 20 PDFs जो मार्केट में आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अगर देखना भी है तो कंपाइलेशन ऐसा देखो जो NCERT का कंपाइलेशन आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रहा हो, वरना मत रेफ़र करो, क्योंकि आपने देख लिया कि BPSC कहाँ से उठा रही है, लाइन टू लाइन उठा रही है, और कहाँ से आपके ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। अब 10 सोर्सेज को कंपाइल भी कर लोगे ना, इट विल नॉट बी इक्विवेलेंट टू द NCERT। दैट्स वाई आई एम सेइंग यू फॉलो NCERT, एंड उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए घटना चक्र के PYQ कंपाइलेशन को लगा लो। ठीक है, इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ साथ आप अदर स्टेट पीसेस का भी अपने प्रैक्टिस कर लिया है, और PYQ तो आपको लगाना ही लगाना है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कि पिछले 4 सालों में BPSC प्रीलिम्स में साइंस के कौन से चैप्टर से BPSC ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही है, जिससे आपको एक क्लैरिटी होगी। और ये चैप्टर्स तो एटलीस्ट आप एक बार साइंस क्लास 11th और 12th के भी गो थ्रू कर ही लेना। ठीक है, क्लास 6 to 10 तो मैंडेटरी है, 11 12 के ये टॉपिक्स तो आप देख लेना। चलो एक बार देख लेते हैं इसको। सो हेयर इज़ द कंपाइलेशन। देखो फिजिक्स का हम लोग सबसे पहले देखते हैं, तो मोशन एंड न्यूटन लॉज, इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके 68 BPSC में। साउंड और फ्रीक्वेंसी से हमें 2 क्वेश्चन पूछे गए। लाइट एंड ऑप्टिक्स से इसमें हमेशा लगातार 71 तक क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो लाइट एंड ऑप्टिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं। फ्रिक्शन जैसे क्वेश्चंस के 1 पूछे गए, रेडियो एक्टिविटी 1 पूछा गया, सर्कुलर मोशन 1 पूछा गया, एनर्जी कन्वर्जन, स्टेट ऑफ मैटर 1, इलेक्ट्रिसिटी करंट रेसिस्टेंट लगातार 3 BPSC में पूछा गया, 69, 70th और 71st। ग्रेविटेशन 1 BPSC में पूछा गया, एस्ट्रोनॉमी लगातार पूछा गया इससे, अर्थ साइंस 1 BPSC में पूछा गया, प्लेट टेक्टोनिक्स अभी तक क्वेश्चन नहीं है इसमें, हीट ट्रांसफ़र थर्मोडायनेमिक्स इसमें आपका 70वें 71st में पूछा गया, मैकेनिक्स ओडोमीटर डिस्टेंस मेजरमेंट 2 बार इससे पूछा गया, मैग्नेटिज्म नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस 2 बार पूछा गया, लिक्विफैक्शन ऑफ द गैसेस 2 बार पूछा गया। तो टोटल अगर हम लोग ओवरऑल इन टॉपिक्स को कंसिडर करें तो जो 3-4 टॉपिक्स हैं, आई वुड से कि आप मोशन न्यूटन लॉ से करो, साउंड से करो, लाइट एंड ऑप्टिक्स आप ज़रूर करोगे, इलेक्ट्रिसिटी आप करोगे, एस्ट्रोनॉमी करोगे, थर्मोडायनेमिक्स करोगे, एंड मैग्नेटिज्म एंड द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज और लिक्विफैक्शन ऑफ द गैसेस। अगर ये चैप्टर्स आपको क्लास 11th एंड 12th में दिखते हैं तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना है। बाकी क्लास 6 to क्लास 10 आपको फुल्ली पढ़ना है, एंड टू एंड उसको कवर करना है, विथ एक्सरसाइज भी लगाना उसका MCQ। चलो केमिस्ट्री देख लेते हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रीन हाउस गैसेज 1 बार, एम्फोटेरिक ऑक्साइड 1 बार, ड्राई HCl एंड लिटमस 1 बार, कार्बन एल्ट्रोट्रॉप्स 1 बार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 बार, मटेरियल साइंसेज आपका बहुत बार पूछा गया है, देन टेक्सटाइल केमिस्ट्री, सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन, रिएक्शन रेट, कैटलिस्ट मल्टीपल टाइम्स आपसे पूछा गया है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 1 बार पूछा गया है, मेडिकल केमिस्ट्री मतलब ड्रग्स के क्लासिफिकेशन 1 बार, एक्सप्लोसिव 1 बार पूछा गया, मिनरल्स एंड ओर पूछा जाता है, एटॉमिक थ्योरी ऑब्वियसली पूछा जाता है, एग्रीकल्चर देखो फर्टिलाइजर केमिस्ट्री पूछा जा रहा है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट्स ये भी पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री में आपको ऑब्वियसली एसिड बेसिस सॉल्ट तो करना ही करना है, मटेरियल साइंसेस करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जैसे हमने देखा ADU में क्वेश्चन है तो वो भी आप कर लीजिए,
ठीक है, कार्बन से रिलेटेड, कार्बन के कंपाउंड से रिलेटेड, ऐसे आपको हाइड्रोजन के कंपाउंड भी रहेंगे, लेकिन कार्बन ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। रिएक्शन रेट एंड कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट किस में यूज़ होता है, कौन सा रिएक्शन कौन सा गैस को प्रोड्यूस करता है वो देख लेना, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ठीक है। एंड मिनरल्स एंड ओर्स क्वेश्चंस रहते हैं, एटॉमिक थ्योरी रहते हैं, और आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट्स, ये सब आपको कर लेने हैं। एंड सेम एज फिजिक्स की क्लास 6 to 10 आपको अच्छे से करना है, 11-12 में सेलेक्टेड टॉपिक्स को करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बायोलॉजी भी डिकोड कर लेते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी काफ़ी क्वेश्चंस है, जैसा हमने एडीओ में दिखा है, लगातार क्वेश्चन पूछती है। ह्यूमन बॉडी अगेन लगातार, तो ये दोनों तो आपको टॉपिक कर लेना है फ्रॉम क्लास 11th and 12th इटसेल्फ, एंड एक नोट्स बनाते जाना उसका। जियोलॉजी 2, सेल बायोलॉजी 1 और 2, वैक्सीन्स एंड इम्यूनोलॉजी, इसमें क्वेश्चन 3 पूछे गए थे। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसमें 3 पूछे गए थे। डिजीज़ एंड डिसऑर्डर, अगेन इस पे क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये भी हमें एक बार देख लेना है। जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर, स्पेसिस मिशन, देन प्लांट साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, स्पोर फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन, तो इसमें भी जो टॉपिक्स हाईलाइटेड हैं उसको क्लास 11th and 12th से आपको कर लेना है, ठीक है। तो आपका जो कन्फ्यूज़न है, आई हैव रिड्यूस इट, ट्राई टू रिड्यूस, एंड उसका जो है कि एक उपाय आपको देखने को मिला है, एक सॉल्यूशन आपको देखने को मिला है। व्हाट इज़ दैट? एनसीईआरटी फॉलो करो आँख बंद करके, क्योंकि बीपीएससी इसको फॉलो करती है, जो बीपीएससी फॉलो करती है वही हम फॉलो करेंगे। तो फॉलो दिस इंस्टेड ऑफ एनी पीडीएफ, रैंडम पीडीएफ, एनी बुक। इसको सब्सटेंशिएट कैसे करोगे? पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो, तो ना सिर्फ बीपीएससी के करो, बीपीएससी और भी एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराती है वो भी करो, साथ साथ जो अदर स्टेट पीसीएस है, बिकॉज साइंस इज़ मतलब सबके लिए कॉमन है, साइंस इज़ कॉमन फॉर एवरी स्टेट, तो हम हर स्टेट पीसीएस का करेंगे, इवन फॉर द यूपीएससी अगर उसमें जनरल साइंस पूछी गई है तो, ठीक है। तो इसके लिए क्या बेस्ट सोर्स है? घटना चक्र का पीवाईक्यू कंपाइलेशन, ठीक है। पुरानी वाली भी है, कोई दिक्कत नहीं है, उस साल तक करो, उसके बाद का आप पीवाईक्यू निकाल लो, डाउनलोड करो, उसके साइंस के क्वेश्चन को छाट लो, उसको प्रैक्टिस करो, दिस इज़ सफिशिएंट, इतना तो करके जाओ। एनसीईआरटी 6 to 10 तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो आप 8 to 10 कर सकते हो, नॉन साइंस बैकग्राउंड हो तो 6 से स्टार्ट करो, क्योंकि 6 में 7th में बहुत ही ज़्यादा मतलब रिपीटेटिव कंटेंट आपको 8 और 9 और 10 में मिलेगा। तो अगर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो 8 to 10 कर लो, एंड अगर नॉन साइंस बैकग्राउंड के तो 6 से स्टार्ट करो, थोड़ा इंटरेस्ट भी जागेगा। एंड देन इसके बाद आपको 11th and 12th के जो टॉपिक्स मैंने हाईलाइट किए हैं उसको तो ज़रूर ही कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि 11-12 से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। ऑलराइट, आपको लग रहा होगा 8 और 10 से तो क्वेश्चन मैंने दिखाए नहीं, जो टॉपिक्स मैंने 11th और 12 के दिखाए वही क्वेश्चन आपको 8 और 10 में भी आपको मिलेंगे, उसका एडवांस वर्जन आपको 11th और 12 में मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो टॉपिक है नहीं उसमें, ठीक है, और वो कंसेप्ट भी है उसमें, जो पूछा गया है वो भी चीज़ है उसमें, लेकिन हमें 11 और 12 में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको टच कर लेना है, उसको नहीं छोड़ना है। दिस इज़ मस्ट फॉर यू। अब यही अप्रोच रखना है। अब इस पर बार बार अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाओ, ज़्यादा कन्फ्यूज़न मत पालो 10 वीडियो देख के। एक सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स है, कन्वेंशनल सोर्स है, इसको फॉलो करो एंड यू विल सी द बेनिफिट। एंड टू एंड करो, एंड टू एंड करते नहीं हो, क्वेश्चन पूछने आ जाते हो कि हाँ सिर्फ एनसीईआरटी से हो जाएगा। पहले करो तो सही, पहले करके देखो तो कि पीवाईक्यू बनता है कि नहीं, पहले करके देखो तो एडीयू का क्वेश्चन आया हो बन रहा है कि नहीं, फिर ना बोलोगे कि हो रहा होगा कि नहीं होगा। यहाँ बीपीएससी उससे क्वेश्चन पूछ रही, इससे ज़्यादा आपको क्या प्रूफ चाहिए, ठीक है। तो आपकी इस जर्नी को आसान करने के लिए, साइंस को पढ़ने के लिए जीएस साहब आपको पूरा एक कंपाइलेशन ही बना के दे रहा है। आई एम गोइंग टू शो यू द क्वालिटी ऑफ द नोट्स दैट वी हैव कंपाइल्ड। हमने एनसीईआरटी को ही कंपाइल कर दिया है क्लास 6 to 10 का। अब हम 11 और 12 का भी करेंगे, क्योंकि 11-12 पे हम ज़्यादा ऑब्वियसली फोकस नहीं कर रहे थे। हमें नहीं लग रहा था कि 11-12 के कुछ टॉपिक्स हम ऐसे भी बताते थे। फॉर एग्जाम्पल क्लास 11 और 12 के जो बायोलॉजी इन्वायरमेंट वाला जो सेक्शन होता था उसको बताते थे कि हाँ वो चीज़ कर लीजिएगा। बट seeing the approach the BPSC is following, obviously we are going to modify our approach as well। तो हम लोग 11th and 12 के भी आपको कंपाइलेशन प्रोवाइड करेंगे। दिस इज़ द पार्ट ऑफ संकल्प मेंटरशिप प्रीलिम्स का बैच का, उसमें हमने आपको प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे हमने चैप्टर वाइज ही खोल दिया है कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर में आपका चैप्टर नंबर 1
Food, where does it come from? Components of food: getting to know plant, movement in the body, living organism, nutrition in plant, nutrition in animal, respiration in organism, transportation in animal and plant, reproduction in plant, microorganism, friend and foe, conservation of plant and animal. और ये आप देखो क्लास 6 से क्लास 10 तक हमने इसको दिया है, एंड बहुत ही बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है और एक ही जगह आपका कंपाइल्ड है. तो ये आपका क्लास 6 to 10th हमने दिया है, एंड कॉम्प्रिहेंसिव है ये पूरा. हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, एज वेल एज आपकी जो बायोलॉजी है जो पूरी क्लास 6 to 10th है वो आपके एक PDF में कवर हो जाएगी. एंड 11th एंड 12th हम लोग इसको बना रहे हैं, एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ द संकल्प बैच जो ऑनगोइंग है, एंड संकल्प 2.0 जो 12 मई से आने वाली है फॉर द 72nd BPSC प्रीलिम्स. अब यहाँ पे देखो, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम. सोर्सेज ऑफ फूड कहाँ है, प्लांट के सोर्सेज कहाँ हैं, यहीं पे हमने आपको सब बता दिया. सीड से क्या कौन से सोर्सेज हैं, जो सीड हैं, एनिमल सोर्सेज, फूड आइटम एंड द सोर्सेज. ठीक है, तो मैंने बोला ना क्लास 6 और 7 जो मतलब साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत ईजी लगेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ 8 से स्टार्ट करो. बट वी आर कंसिडरिंग द डिमांड एंड द नीड ऑफ एवरी स्टूडेंट जो नॉन साइंस बैकग्राउंड है, इवन द साइंस बैकग्राउंड है उनके भी. ठीक है, गेटिंग टू नो द प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज क्या होते हैं, रूट क्या होता है, टैप रूट क्या होता है, फिब्रस रूट क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, स्टेम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम्स क्या होता है, लीफ क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, रेटिकुलेट वेंसिलेशन क्या होता है, पैरेलल वेंसिलेशन क्या होता है, फ्लावर्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल, स्टैमन, पिस्टल, कार्पेल, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द चैप्टर 5 है जो क्लास 6 का, इसीलिए उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी नहीं है, लेकिन आगे के चैप्टर्स में जो क्लास 10th का है उसमें आपको ज़रूर देखने को मिलेगा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. ठीक है, चैप्टर 7. अब देखो क्लास 7 का हम लोग आ गए, तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, तो फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन से रिलेटेड है. सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, पूरा NCERT का हमने एक कंपाइल फॉर्मेट में आपको दे दिया है. ठीक है, एंड दिस इज़ द 50 पेजेस का ये आपको कंपाइलेशन मिलेगा, जिसमें क्लास 6 to क्लास 10 हमने बहुत ही कंपाइल फॉर्मेट में आपको दिया है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्विक रिविजन एज वेल. आई विल बी सेइंग कि एक बार NCERT end to end पढ़ लो, क्विक रिवीजन के लिए इसको रख सकते हो, बिकॉज दिस इज़ इंटायरली जो लाइन भी हमने उठाया वो NCERT से उठाया है, बस उसको कंसाइज वे में आपको करके दिया है, सो दैट फास्टर वे में आपको कवर करना है NCERT, तो आप इसे बिल्कुल कर सकते हो. और जो भी फैक्ट्स है उसमें ये इसमें से नहीं छूटा है. जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्लास 10 का बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का, चार्ल्स डार्विन, जेन बैप्टिस्ट लामार्क, एल्फ्रेड रसल वेलेस, ह्यूगो दे वेरिस, इन्होंने क्या क्या थ्योरीज एंड कंट्रीब्यूशन दिया है उसके बारे में. नेचुरल सिलेक्शन डार्विन का क्या बोलता है, एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन क्या है, स्पेशिएशन क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, देन ह्यूमन इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, सारा हमने एक जगह कंपाइल करके आपको दिया है. ठीक है, तो ये तो बायोलॉजी का हो गया. उसी तरह फिजिक्स का भी हमने क्लास 6 to क्लास 10 आप कंपाइल कर दिया है, सो दैट इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द क्विक रिवीजन एज वेल एज आपको जल्दी कवर इसको करना है. तो क्लास 6 के फिजिक्स के चैप्टर, क्लास 7 के फिजिक्स के चैप्टर, क्लास 8 के फिजिक्स के चैप्टर, क्लास 9th ले लो, क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर ले लो, एंड फिर उसको हमने बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव वे में NCERT को कंपाइल करके इसमें डाला है. ठीक है, तो ये भी आपका 50 पेजेस के अराउंड योर फिजिक्स विल बी डन. NCERT का कंपाइलेशन प्योरली NCERT, इसमें और कोई सोर्स नहीं है. कमिंग टू केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री में भी देखो ये सारे चैप्टर्स हैं जो हमने सेग्रीगेट किए हैं, और उसमें फिर आपका ये सारे नोट्स हैं. बिल्कुल सेम पैटर्न में हमने करा है इसको. ये भी अराउंड 50 पेजेस है, 50 to 51 पेजेस, एंड क्लास 6 to क्लास 10 NCERT विल बी डन, एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द क्विक रिविजन. और अगर जल्दी में आपको NCERT को कवर करना है, यू कैन मैच दिस एज वेल विद द NCERT बुक, तो आपको बेनिफिट पता चलेगा और आपको कंटेंट का कॉम्प्रिहेंसिवनेस भी पता चलेगा कितना कॉम्प्रिहेंसिव है ये. बिकॉज
इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड जो स्टेटमेंट है ना वो भी हमने इसमें डाला है ताकि वो आपको अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हो जाए। स्टिल आई विल से कि NCERT एक बार अच्छे से रीड कर लेना बिकॉज यू स्टिल हैव लाइक 22.5 मंथ्स एंड साथ साथ इसको रखो क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। द मतलब यू विल बी सॉर्टेड फॉर द साइंस के लिए फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप साइंस के लिए जो 72nd BPSC प्रीलिम्स के लिए कन्फ्यूज़न रहा है वो अब क्लियर हुआ होगा और साइंस के लिए सिर्फ हमें NCERT को फॉलो करना है या NCERT के जो कंपाइल नोट्स हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको फॉलो कर सकते हो, प्लस घटना चक्र जो PYQ कंपाइलेशन का है उसको फॉलो करो, थ्योरी वाला मत करो, दैट विल बी सफिशिएंट। अगर इसको अच्छे से कर लेते हो आप अच्छा मार्क्स ले आओगे साइंस में। और कौन बोलता है कि आपको 30 या 32 क्वेश्चन साइंस में पूछना है उसमें 30 से 32 क्वेश्चन लाना है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन जैसे गॉस लॉ था, मैं तब अभी भी बोलूँगी कि वो नहीं पढ़ना आप, क्योंकि वो पढ़ने का कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं है, दिमाग खपाओगे अपना, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो जिनका साइंस बैकग्राउंड रहता है 11th-12th में PCM रहता है वही पढ़ते, तो वो मत पढ़ना। लेकिन उन चुनिंदा टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ना जिससे BPSC बार बार क्वेश्चन पूछती है। तो ये होती है स्ट्रैटेजिक स्टडी प्लानिंग, ना कि सिर्फ ऐसे बस पढ़ने पलटते जाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा रैंडमली कोई चैप्टर पढ़ लो या लगातार ही पूरा एंड टू एंड बुक को कवर कर लो। 6 to 10 एंड टू एंड कवर करो, 11 to 12 जो स्पेसिफिक टॉपिक मैंने बताया वो कवर करो। इवन 11 और 12 का हम लोग प्रोसेस में है, वो बन रहा है नोट्स आपके लिए कंपाइल वर्जन, और उसको भी हम लोग जल्दी संकल्प बैच एंड संकल्प 2.0 में आपको प्रोवाइड करेंगे। संकल्प 2.0 में ज्वाइन करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में टीम का लिंक दे दूँगी, GS हब साइट और ऐप का लिंक दे दूँगी और टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी। आपको क्वेरी है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड आप अपने प्रिपरेशन को एक नई राह के साथ इसको शुरुआत करोगे, ना कि रैंडमली इधर उधर के नोट्स पढ़ के आप इसको कंप्लीट करोगे। सो वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।